Welcome listeners, today's topic is Unit 8 of MPA 013 Public Systems Management। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्रिटिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी सरकार को चलाने के लिए दो सबसे अहम पहिए होते हैं और आज हम गवर्नेंस में इसी थ्योरी वर्सेस रियलिटी यानी सिद्धांत और असलियत के बीच के टकराव और तालमेल को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम इस पूरी एकेडमिक थ्योरी को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, गवर्नेंस के पिलर्स। दूसरा, इंटरैक्शन के 5 मॉडल्स। तीसरा, द इनएविटेबल पावर क्लैश। चौथा, भारत के इतिहास में इस टकराव के कुछ असर एग्जाम्पल्स। और अंत में द मॉडर्न गवर्नेंस शिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 1, द पिलर्स ऑफ गवर्नेंस। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये दोनों पिलर्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की कहानी के ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है हमारे राजनेता जिन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं और दूसरी तरफ है हमारे परमानेंट सिविल सर्वेंट्स यानी हमारी ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए, राजनेताओं का टाइमलाइन बहुत शॉर्ट टर्म होता है, अक्सर बस अगले इलेक्शन तक का। उनके पास जनता का मैंडेट होता है और वो जनरलिस्ट पॉलिसी मेकर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स का टेन्योर परमानेंट होता है। वो करियर ड्रिवन होते हैं, अपने फील्ड में एकदम फंक्शनल स्पेशलिस्ट होते हैं और उनका मेन काम है बनाई गई पॉलिसी को ग्राउंड पर लागू करना। थ्योरी के हिसाब से तो इन दोनों को मिलकर एक दूसरे की कमियों को पूरा करना चाहिए, राइट? अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2, 5 मॉडल्स ऑफ इंटरैक्शन। अब सवाल ये है कि ये दोनों पिलर्स असल में एक साथ काम कैसे करते हैं। मशहूर एकेडमिक गाय पीटर्स ने हमें इसे समझने के लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क दिया है। उन्होंने इसके 5 अलग अलग मॉडल्स बताए हैं। पहला है फॉर्मल लीगल मॉडल, जहां ब्यूरोक्रेट सिर्फ राजनेता के ऑर्डर्स का सख्ती से पालन करता है, बिल्कुल यस मिनिस्टर की तरह। दूसरा है विलेज लाइफ मॉडल, जहां दोनों के गोल्स और वैल्यूज सेम होते हैं और काम बार्गेनिंग और आपसी समझ से बहुत स्मूथली चलता है। तीसरा है फंक्शनल मॉडल, जहां किसी स्पेसिफिक एरिया में दोनों बहुत क्लोजली काम करते हैं, जिससे पॉलिसी कोलैबोरेशन अच्छा होता है। फिर आता है एडवर्सेरियल मॉडल, जो नो मिनिस्टर की तरह है, मतलब पावर के लिए सीधा कंपटीशन और टकराव। और लास्ट में है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट मॉडल, जहां मॉडर्न गवर्नेंस के भारी वर्कलोड की वजह से डिसीजंस में पूरी तरह से ब्यूरोक्रेसी का ही दबदबा होता है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 3, द इनएविटेबल पावर क्लैश। एकेडमिक थ्योरी में तो सब कुछ बहुत परफेक्ट लगता है ना? लेकिन असली प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी में आती है। राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बीच का वो आइडियल बैलेंस बहुत ही रेयर है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये स्वाभाविक टकराव आखिर होता क्यों है? देखिए, एक राजनेता की सबसे बड़ी मजबूरी है अगला चुनाव जीतना। उन्हें ऐसे फैसले लेने होते हैं जो तुरंत रिजल्ट दें और जनता में पॉपुलर हों। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक सिविल सर्वेंट हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। वो रूल्स, रेगुलेशंस और किसी भी फैसले के दूरगामी नतीजों को लेकर बहुत कॉशियस रहता है। और बस यहीं पर राजनेता की शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी और ब्यूरोक्रेट की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बीच सीधा क्लैश हो जाता है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा 1968 के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की इस ऑब्जर्वेशन पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बहुत पहले ही ये पॉइंट आउट कर दिया था कि धीरे धीरे सिविल सर्विस में ऑब्जेक्टिविटी यानी निष्पक्षता की जगह इस बात ने ले ली है कि मिनिस्टर को क्या सुनना अच्छा लगता है। जब मिनिस्टर्स ऐसे ऑफिसर्स चाहते हैं जो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो सिविल सर्वेंट्स भी फ्रैंक और सही सलाह देने के बजाय बस ये गैस करने लगते हैं कि मिनिस्टर साहब क्या चाहते हैं। किसी भी सिस्टम के लिए ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, हिस्टोरिकल फिक्शन इन इंडिया। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखते हैं कि भारत में ये टकराव कैसे इवॉल्व हुआ। कहानी शुरू होती है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से, जब पहली बार एक आम राजनेता यानी मिनिस्टर के अंडर सेक्रेटरी के काम करने का कॉन्सेप्ट आया। इसके बाद 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मैक्सवेल कमेटी के जरिए सेक्रेटरी के रोल को और ज्यादा क्लियर किया गया। फिर 1947 में जब देश आजाद हुआ तो शुरुआती दौर में सरदार पटेल जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स की वजह से दोनों के बीच काफी हार्मनी और बैलेंस देखने को मिला। लेकिन ये शांति बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। आजाद भारत में पहला बड़ा टकराव 1957 में सामने आया। ये विवाद तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमाचारी और प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी HM पटेल के बीच लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के शेयर्स को लेकर हुआ था।
इन दोनों के बीच इतना सीरियस मिसकम्युनिकेशन हुआ कि मिनिस्टर का कहना था कि उन्हें सिर्फ कैजुअली बताया गया था, जबकि सेक्रेटरी का दावा था कि सब कुछ मिनिस्टर की नॉलेज में था। इस पूरे विवाद का नतीजा ये हुआ कि मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा और सेक्रेटरी को रिटायरमेंट लेना पड़ा। इसके करीब 10 साल बाद 1966 में एक और बड़ा वाकया हुआ। उस समय के होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा ने अपने ही होम सेक्रेटरी एलपी सिंह से नॉन कोऑपरेशन की शिकायत करते हुए कहा था, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने मुझे काम करने के लिए जो टूल्स दिए हैं उनके साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ? जरा इस बात की ग्रेविटी को समझिए। देश का गृह मंत्री कितनी फ्रस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि उनका अपना ही सेक्रेटरी उनकी बात नहीं मान रहा है। और शायद सबसे शॉकिंग किस्सा जनवरी 1987 का है। प्राइम मिनिस्टर एक लाइव टेलीवाइज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी एक सवाल के जवाब में उन्होंने अचानक कह दिया कि आप जल्द ही एक नए फॉरेन सेक्रेटरी से बात करेंगे। अब इमेजिन कीजिए, उस वक्त के मौजूदा फॉरेन सेक्रेटरी एपी वेंकटेश्वरन उसी कमरे में बैठे हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नोट्स ले रहे थे। उन्हें खुद को हटाए जाने की खबर लाइव टीवी पर मिल रही थी। इस पब्लिक इंसल्ट के बाद उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया। Now what's really interesting about this slide is ये नंबर 326। ये कोई रैंडम फिगर नहीं है। साल 1990 में उत्तर प्रदेश में जैसे ही सरकार बदली, रातों रात 326 IAS ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया गया। ये अकेला नंबर हमें बताता है कि स्टेट लेवल पर ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैश कितने बड़े और भयानक स्केल पर होता है। अगर हम आज के मॉडर्न स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो ये फ्रिक्शन कुछ इस तरह नजर आता है। बड़े पैमाने पर होने वाले मास ट्रांसफर्स जो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर देते हैं। टॉप के सिविल सर्वेंट्स को उनकी एबिलिटी के बजाय बिल्कुल बाहरी और इररेलेवेंट रीजन से शफल करना। और सबसे खराब, अपने कन्वीनियंट या मनपसंद ऑफिसर्स को कुर्सी पर बिठाने के लिए सीनियर ऑफिसर्स को सुपरसीड कर देना, जैसा हमने 1980 के दशक में बिहार में देखा था। ये सारी चीजें साफ दिखाती हैं कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी के आइडियल रिलेशनशिप में अब एक बहुत गहरी दरार आ चुकी है। फाइनली हम आते हैं सेक्शन 5 पर, द मॉडर्न गवर्नेंस शिफ्ट। देखिए, अब तक हमने सिर्फ टकराव की बात की, लेकिन आज के टाइम में ये रिलेशनशिप सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर निर्भरता में बदल रहा है। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, पॉलिटाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसका सीधा सा मतलब है जब सिविल सर्विस का काम न्यूट्रल ना रहकर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे से इन्फ्लुएंस होने लगे। पॉलिटिशियंस को अब अच्छे से समझ आ गया है कि सिस्टम को चलाने की असली ताकत ब्यूरोक्रेसी के पास है, इसलिए वो इस पावर पर अपना पूरा कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका एक बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट भी हो रहा है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जो पहले बहुत ही इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबल हुआ करती थी, वो अब बहुत ज्यादा फॉर्मल, रिजिड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज पर डिपेंडेंट हो गई है। आज के राजनेताओं को सिविल सर्वेंट्स के उस स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत पड़ती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की मोनोपोली होती है। अब इसी इन्फॉर्मेशन की मोनोपोली को तोड़ने के लिए आज के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एक नया तरीका निकाल रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट काउंटर ब्यूरोक्रेसीज बना रहे हैं। मतलब पॉलिसी रिसर्च और एडवाइस के लिए वो सिर्फ अपने सेक्रेटेरिएट्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। इसके बजाय वो अपने खुद के थिंक टैंक्स, रिसर्च ऑफिसेज और एक्सपर्ट एडवाइजरी नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, ताकि सिस्टम में एक बैलेंस बना रहे और पावर सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स एक बिल्कुल नए एरा की तरफ, जिसे हम मॉडर्न नेटवर्क मैनेजमेंट कहते हैं। आज की गवर्नेंस अब सिर्फ पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के बीच का 2 प्लेयर गेम नहीं रह गई है। इसमें अब बहुत सारे नए एक्टर्स आ गए हैं, जैसे एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर और खुद आम नागरिक। इस नए इकोसिस्टम में ब्यूरोक्रेट्स का रोल बदल गया है। वो अब सिर्फ रूल्स इंप्लीमेंट करने वाले नहीं, बल्कि फैसिलिटेटर्स और नेगोशिएटर्स बन गए हैं। अब हायरार्कीज, मार्केट्स और कम्युनिटीज, इन सबको मिलकर गवर्नेंस की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद हमारे सामने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और जरूरी सवाल आता है, हम अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट्स में डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी और एक न्यूट्रल प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बीच वो परफेक्ट बैलेंस कैसे हासिल कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। Thank you for watching. Next unit will be discussed in next video. If you like to attend the quiz, see the description. Quizzes, please do like, subscribe and share.